नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। शाम के 6:30 बज रहे हैं और ये वक्त होता है 2019 की 19 कहानियों का। 19 की 19 कहानियां यानी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें न सिर्फ आप आज की हर बड़ी खबर देखेंगे बल्कि हर बड़ी खबर की पूरी कहानी भी जान सकेंगे, उसे समझ सकेंगे। आज आपको 26 जनवरी से पहले कश्मीर में गणतंत्र पर गणतंत्र विजय की गौरवमयी कहानी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत प्रियंका गांधी से। राजनीति में प्रियंका वाड्रा की औपचारिक एंट्री तो हो गई, लेकिन जनता के बीच प्रियंका की राजनीतिक लॉन्चिंग यानी पहली रैली कब होगी, कहां होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। सूत्रों के मुताबिक 10 फरवरी को प्रियंका वाड्रा पहली रैली कर सकती है। दरअसल राहुल गांधी की यूपी में 12 रैली प्रस्तावित है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से होगी। लखनऊ के मंच पर राहुल तो होंगे ही, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रियंका वाड्रा के भाषण का इंतजार होगा। कांग्रेस पार्टी में रिजर्वेशन सिर्फ एक परिवार के लिए है और एक परिवार के सदस्यों के आगे वहां पे किसी के लिए कोई जगह नहीं है। लखनऊ से प्रियंका की राजनीतिक रैली की शुरुआत के पीछे की कहानी भी ऐतिहासिक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित लखनऊ से पहली सांसद रही। पंडित नेहरू की रिश्तेदार शिवराजवती नेहरू यहां से दूसरी सांसद बनी। इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल लखनऊ से 3 बार सांसद रही। 100 साल के नेहरू गांधी परिवार में से ये 12वीं सियासी एंट्री है। इस सफर की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू से हुई और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से अब प्रियंका गांधी तक पहुंच गई। राजनीति में प्रियंका वाड्रा की एंट्री से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर है। कांग्रेस प्रियंका को गेम चेंजर मान रही है। कांग्रेस के विरोधी भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी की छवि साफ सुथरी है। ये प्रियंका गांधी स्वभाव से बहुत मासूम है, उनका स्वभाव सीधा सादा है और राजनीति में सीधे साधे स्वभाव के लोगों का काम नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कम से कम ये तो मानते हैं कि प्रियंका मासूम है, सीधी सादी है। ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रियंका की यही खासियत चुनाव मैदान में जनता को कांग्रेस के पाले में कर सकती है। वैसे बड़ी बात तो ये है जो बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव बता रहे हैं। प्रियंका जी की एंट्री कराकर परिवार ने खुद एहसास दिलाया। हो सकता है सोनिया जी ने खुद कहा हो राहुल गांधी को, बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो और एक को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी की कमान मिलने के बाद प्रियंका वाड्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूकी जाए। यूपी की कुल सीटों में 38% सीट यानी कुल 30 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। पार्टी को सिर्फ 6% वोट मिले। माना जा रहा है कि प्रियंका के आने से यूपी में सवर्ण और मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस सेंध लगा सकती है। कांग्रेस में प्रियंका के राजनीतिक उदय का मतलब ये भी माना जा सकता है कि अब देश में मोदी बनाम प्रियंका की चर्चा हो सकती है। कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालें तो जब जब पार्टी हाशिए पर थी तब तब गांधी परिवार की महिलाओं ने पार्टी को संभाला, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो या सोनिया गांधी। इंदिरा गांधी 1930 में इंडियन लीग की सदस्य बनी। सोनिया गांधी 51 वर्ष की उम्र में कांग्रेस की सदस्य बनी और प्रियंका गांधी 47 वर्ष की उम्र में कांग्रेस महासचिव बनी। कांग्रेस यूपी में प्रियंका के जरिए इंदिरा गांधी के प्रशंसकों को पार्टी के साथ जोड़ना चाहती है। इसीलिए प्रियंका उसी दफ्तर में बैठेंगी जहां इंदिरा गांधी बैठा करती थी। 2019 की सबसे बड़ी खुशखबरी 70वें गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले आई है। जानते हैं ये खुशखबरी क्या है? सुरक्षा बलों की बदौलत कश्मीर का बारामूला जिला आतंकवाद से आजाद हो गया। हाउ इज द जोश? आजकल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है। आतंक का नामो निशान मिटाने वाला ये ऐसा सैन्य जोश है जिस पर हर हिंदुस्तानी को नाज होना चाहिए। देश के सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल का गढ़ कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर का बारामूला आतंकियों से मुक्त हो गया है, यानी बारामूला में कोई भी स्थानीय आतंकी अब जीवित नहीं बचा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब से कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई है कि बारामूला जिले में कोई भी स्थानीय मिलिटेंट जीवित न बचा हो।
इससे साफ पता चलता है कि किस कदर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। सेना के मुताबिक 29 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब बारामूला पूरी तरह स्थानीय आतंकियों से आजाद हुआ हो। जम्मू कश्मीर में बारामूला से पहले सिर्फ श्रीनगर ऐसा जिला था जहां कोई स्थानीय आतंकी नहीं है। बुधवार को सेना ने बारामूला में 3 आतंकियों को मार गिराया था, जिसके बाद सेना ने जिले को आतंकियों से मुक्त घोषित कर दिया। आने वाले दिनों में ये कश्मीर जो जनता है उनका ताउन से जल्द ही मिलिटेंसी मुक्त हो जाएगा कश्मीर घाटी और एक बारी अमन और शांति आ जाएगी। बारामूला में ऑपरेशन ऑल आउट 100% सफल रहा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि सुरक्षा बलों की ये कामयाबी देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। टेररिज्म गन में नहीं है, टेररिज्म यहाँ है, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उपलब्धि जरूर बढ़ी है पुलिस के लिहाज से, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गजब का काम किया। ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली। इसकी शुरुआत मई 2017 में कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत के साथ हो गई थी। ऑपरेशन ऑल आउट सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर शुरू किया था। ऑपरेशन ऑल आउट के शुरू होने के बाद से अब तक सुरक्षा बलों ने 450 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। आज बारामूला हो या श्रीनगर हो, आज आतंकवाद मुक्त हो चुका है। ये बहुत बड़ा खुशी का संदेश आकर हमको 30 साल बाद इतना बड़ा समाचार कश्मीर घाटी से आया है। पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। पाकिस्तान ने पुंछ, राजौरी और सुंदरबनी सेक्टर से सटी सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से राजौरी और सुंदरबनी सेक्टर में मोर्टार से गोले दागे गए, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। साल के पहले महीने में ही पाकिस्तान ने 30 से ज्यादा बार जम्मू कश्मीर में सीज फायर उल्लंघन किया है। दरअसल आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसके चलते पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। और अब कहानी उस शहीद की जिसने आतंक का रास्ता छोड़कर देशभक्ति की राह चुनी, वतन के वास्ते कुर्बान हो गया। अब वक्त है उस कुर्बानी को सम्मान देने का। ये कहानी है नजीर की, जो देश के लिए नजीर है। नजीर वानी भारतीय सेना का एक ऐसा योद्धा जिसकी शहादत को पूरा देश सलाम करता है। शहीद लांस नायक नजीर अहमद वानी को गणतंत्र दिवस पर भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अब आप सुनिए नजीर वानी की कुर्बानी की पूरी कहानी। जम्मू कश्मीर की कुलगाम तहसील के अशमुजी गांव के रहने वाले नजीर वानी पहले आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने आतंक का रास्ता छोड़ा और 2004 में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की। 25 नवंबर 2018 को शोपिया में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नजीर शहीद हो गए थे। इस ऑपरेशन में करीब 6 आतंकी मारे गए थे। आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे 34 राष्ट्रीय राइफल्स के ऑपरेशन में नजीर वानी शामिल थे। शहीद नजीर वानी को इससे पहले भी अपनी वीरता के लिए 2 बार सेना मेडल से नवाजा जा चुका था। और अब बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तिरंगा विरोधी सोच की, जिस यूनिवर्सिटी में सेना विरोधी लेक्चर होते हैं, जहां आतंकियों के लिए नमाज़े जनाजा पढ़ा जाता हो, जहां देश का बंटवारा करने वाले जिन्ना की फक्र से तस्वीर लगाई जाती हो, उस यूनिवर्सिटी में तिरंगा यात्रा निकालने पर 2 छात्रों को नोटिस देकर कार्रवाई की धमकी दे दी गई। सोचिए, 2 दिन बाद ही हम गणतंत्र दिवस मनाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां तिरंगा यात्रा निकालने पर नोटिस भेजा जाता है। एएमयू ने 2 छात्रों को सिर्फ इसलिए नोटिस भेजा क्योंकि उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का ध्वज लहराना कोई अपराध नहीं है। ये कहीं भी लहराया जा सकता है, चाहे एएमयू हो, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है क्या? वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिरंगा यात्रा पर एएमयू के नोटिस की पूरी कहानी समझ लीजिए। एएमयू ने नोटिस में लिखा कि तिरंगा रैली से यूनिवर्सिटी की शांति भंग हो सकती थी, यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो सकता था। यूनिवर्सिटी के तर्क पर गौर कीजिए। एएमयू ने तिरंगा यात्रा पर यह भी कहा कि छात्रों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और चेतावनी दी कि तिरंगा यात्रा पर नोटिस का जवाब नहीं देने पर सख्त कार्रवाई होगी।
अगर कहीं किसी वजह से परमिशन नहीं होती है और उसका उल्लंघन होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कार्रवाई होगी, उसी कार्रवाई के तहत 2 बच्चों को नोटिस भी दिया गया प्रॉक्टर की तरफ से। सोचने वाली बात तो ये है कि इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकियों के लिए शोक सभा होती है, नमाज जनाजा का आयोजन होता है, लेकिन तिरंगा यात्रा से इन्हें बदनामी का डर सताने लगता है। ये परमिशन उन लोगों को तो दे देते हैं जो नमाज जनाजा करते हैं, मन्नान वानी की, उन लोगों को दे देते हैं जो नमाज जनाजा करते हैं अफजल गुरु की, ये उन लोगों को परमिशन दे देते हैं जो फौजियों के खिलाफ मार्च निकालते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देश विरोधी सोच का सबूत भी देख लीजिए। एएमयू में ही हिजबुल आतंकी मन्नान वानी के लिए शोक सभा आयोजित की गई थी। इसी यूनिवर्सिटी में एक नाटक के पोस्टर में जम्मू कश्मीर के बिना भारत का नक्शा दिखाया गया था। यूनिवर्सिटी के छात्र संघ हॉल में भारत के 2 टुकड़े करने वाले जिन्ना की लगी तस्वीर हटाने का विरोध किया गया था। एएमयू में भारत विरोधी नारेबाजी भी हो चुकी है। एएमयू से लेकर जेएनयू तक कई ऐसे यूनिवर्सिटी कैंपस हैं जहां से बीते कुछ समय में देश विरोधी गतिविधियों के कई सबूत मिले हैं। हाल ही में आपने चेन्नई के लोयोला कॉलेज में भी पेंटिंग प्रदर्शनी में देश के अपमान की तस्वीरें देखी। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाई गई थी। देश विरोधी नारेबाजी हुई। 17 फरवरी 2016 को कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारेबाजी हुई। 24 सितंबर 2017 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ने फेसबुक पर देवी दुर्गा का अपमान किया। 5 जुलाई 2018 को शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रगान का अपमान हुआ। ईवीएम के खिलाफ दिल्ली से लंदन तक कैंपेन चलाने वाली कांग्रेस को आज चुनाव आयोग ने कड़ी फटकार लगाई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव में ईवीएम ही चलेगा, बैलेट युग में अब जाने का सवाल ही नहीं उठता। 2019 में लोकसभा चुनाव और आगे होने वाले विधानसभा चुनावों में ईवीएम का ही इस्तेमाल होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये साफ कर दिया है। ईवीएम हैकिंग का दावा करने वालों पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूछा कि आखिर कैसे जब मनमाफिक नतीजे आते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है। We are not going back to the era of ballot papers, and we are not going back to that era where we have ballot papers being lifted, Muslims being employed. Besides the delay in the counting. दरअसल लंदन में हैकथॉन के दौरान सैयद शुजा ने 2014 के आम चुनाव में ईवीएम हैक करने का दावा किया। बड़ी बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। पिछले 5 साल में कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो ईवीएम को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ईवीएम पर चुप्पी साध ली जाती है। राहुल गांधी ईमानदारी से बताएं, और इस तरह के कितने खुराफात आपके द्वारा होने वाले हैं कि आप अपने चुनाव में होने वाली प्रामाणिक हार को कितने बहानों से बचाने की कोशिश करने वाले। ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस के दुष्प्रचार के पीछे पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाकर बीजेपी की जीत को छोटा करना चाहती है। कांग्रेस ईवीएम के जरिए मोदी लहर को खत्म करने की कोशिश में है। अगर 2019 में कांग्रेस फिर हार जाती है तो ईवीएम को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद क्या आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता निशाने पर हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 दिन में बीजेपी आरएसएस से जुड़े 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। बीजेपी इन हत्याओं के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों की हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला रतलाम का है, जहां हिम्मत पाटीदार नाम के शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक आरएसएस का कार्यकर्ता था। इस हत्या के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि रतलाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक श्री हिम्मत पाटीदार को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी हत्या की खबर से मन व्यथित है। सरकार से उनके हत्यारों को शीघ्र पकड़ने की मांग करता हूं। मध्य प्रदेश में 7 दिन में ये तीसरी बड़ी हत्या है जिसमें मृतक का संबंध बीजेपी या आरएसएस से है। 17 जनवरी को मंदसौर में बीजेपी नेता प्रहलाद बंदवार की हत्या हुई। 20 जनवरी को बड़वानी में बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की हत्या हुई और 23 जनवरी को रतलाम में आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने इन हत्याओं को राजनीतिक साजिश करार दिया है।
बार बार जो हत्याएं हो रही, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस सरकार जब से बैठी है हत्याएं होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में। और ये परिवार जो है कमेड़ का है और हिम्मत जी पाटीदार है, ये पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है। निर्मम हत्या हुई है। दरअसल राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़े हैं। सत्ता में काबिज होने से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह ने संघ पर बम और ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया था। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के दफ्तरों में सीबीआई रेड पड़ी है। सीबीआई रेड में क्या हुआ, क्यों पड़ी ये रेड, ये पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के दफ्तरों पर छापा मारा। मुंबई में वीडियोकॉन, न्यू पावर रिन्यूएबल एनर्जी और औरंगाबाद में सुप्रीम एनर्जी के दफ्तरों में छापेमारी हुई। आज हुई सीबीआई की छापेमारी में दीपक कोचर के बिजनेस पार्टनर वेणुगोपाल धूत के ठिकानों पर भी रेड हुई। 2012 में आईसीआईसीआई की ओर से वेणुगोपाल धूत को दिए गए 3,250 करोड़ के लोन के मामले में छापेमारी हुई। वीडियोकॉन के मालिक धूत की 5 कंपनियों को आईसीआईसीआई ने 3,250 करोड़ का लोन दिया, जो 2017 में एनपीए घोषित कर दिया गया। मार्च 2018 में सीबीआई ने इस केस में प्राथमिक जांच शुरू की, बाद में एफआईआर दर्ज की गई। और अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बीरभूम जिले के बामदेवपुर गांव में टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कल यहां के लोग सरसों की फसल काटने को लेकर भिड़ गए, लेकिन आज विवाद हिंसक हो गया। इस मामले पर टीएमसी का कहना है कि ये हिंसा के पीछे बीजेपी है। आज मुर्शिदाबाद में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। ये घटना कोंडी ब्लॉक की है। विवाद टेंडर भरने को लेकर बढ़ा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट, पत्थर और बम से हमला किया। हिंसा में कई लोग घायल भी हो गए हैं। घटना के बाद से इलाके में भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। और 2019 की 19 कहानियां कुंभ के बगैर तो पूरी नहीं हो सकती, तो देखिए कुंभ के रंग। प्रयागराज में जारी कुंभ की दिव्यता और भव्यता को देखने पहुंचे करीब 3200 प्रवासी भारतीय मॉरिशस के प्रधानमंत्री सहित 100 लग्जरी बसों से प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज कुंभ में जो प्रवासी भारतीय हैं, उनका आगमन हो गया है और देखिए भव्य स्वागत है, भव्य तैयारियां हैं और पारंपरिक अंदाज में स्वागत हो रहा है। स्वागत है आपका प्रयागराज में। कुंभ में आके कैसी अनुभूति है? बहुत अच्छी, वेरी एक्साइटेड। अब आपको कुंभ के जरिए सरकार की प्लानिंग के बारे में बताते हैं। प्रयागराज कुंभ की विश्व स्तर पर ब्रांडिंग की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि कुंभ को पूरी दुनिया करीब से देखे, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ उसके पौराणिक महत्व को भी समझे। गेरुआ वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड, हाथों में एप्पल का फोन, पैरों में स्पोर्ट शूज और चेहरे पर मंद मुस्कान। ये है हाईटेक कुंभ के डिजिटल बाबा, जो सोशल मीडिया के जरिए धर्म, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, डिजिटल बाबा इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ हाथ में मोबाइल होना या कंप्यूटर होना या कुछ और? नहीं, डिजिटल होना मतलब ये कि जो संचार क्रांति है, संपर्क करने का एक जो आजकल की तकनीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से अपनी बातों को औरों तक पहुंचाना। डिजिटल बाबा के नाम से मशहूर संत स्वामी रामशंकर देश भर में घूमते रहते हैं और वीडियो बनाकर YouTube और Facebook पर शेयर करते हैं। तो 2019 की 19 कहानी आप देख रहे थे। एक छोटा से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरें लेकर।